निकट भविष्य में पृथ्वी के पर्यावरण को होने वाले नुकसान ने एक नए आइस एज को जन्म दिया जो पूरे ग्रह पर फैल गई और अब इंसानियत को जिंदा रहने के लिए अंडरग्राउंड रहना पड़ता है। एक आउटपोस्ट में एक अलार्म बजता है और कुछ चीजों की चीखें सुनाई देती हैं। दो लोग अपनी जान बचाने के लिए हॉलवे में भागने लगते हैं क्योंकि उनके पीछे कुछ खतरनाक है। वे एक दरवाजे तक पहुंचते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश वह दरवाजा लॉक होता है और दोनों मर जाते हैं। इसी बीच एक दूसरे आउटपोस्ट में सैम नाम का आदमी बाहर सैटेलाइट एंटीना को ठीक कर रहा होता है। तभी वह कुछ आदमियों को बाहर आते हुए देखता है। उनमें से एक बीमार आदमी है और दिन भर ठीक होने के लिए मांगता है, लेकिन मेसन को लगता है कि उसने पहले ही उस पर बहुत सारे संसाधन बर्बाद कर दिए हैं। वह उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है। सैम उसे रोकता है और मेसन को याद दिलाता है कि बीमार लोगों के पास खुद फैसला करने का हक होना चाहिए। या तो वे वहां से चले जाएं या फिर गोली खा लें और उनके फैसले की इज्जत की जानी चाहिए। लेकिन मेसन पर इसका कोई असर नहीं होता और वह उस आदमी को वैसे ही मार देता है, ये कहते हुए कि ये उनकी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। जब वह वापस अंदर आता है तो ये साफ हो जाता है कि ये कुछ बचे हुए लोग एक तंग जगह में कम संसाधनों के साथ जी रहे हैं और अब वे एक मामूली सर्दी जुकाम से भी डर जाते हैं। पिछली बार जब उन्हें फ्लू हुआ था तो उन्होंने एक हफ्ते से भी कम वक्त में 20 लोगों को खो दिया था। उसके बाद उनके लीडर ब्रिग्स ने एक नया नियम बनाया कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे अलग कर दिया जाए। अगर वो ठीक नहीं होता तो उसे एक फैसला करना पड़ता है, या तो एक गोली चुने या बर्फ में लंबा सफर करें। इस आउटपोस्ट के लोग एक दूसरे का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं और पौधे उगाना जारी रखते हैं, लेकिन अब उनकी तादाद पहले जितनी नहीं रही। जैसे जैसे खाना हर साल कम हो रहा है वैसे वैसे एक जगह के बारे में अफवाहें सुनाई देती हैं जो बिल्कुल जन्नत जैसी लगती है, जहां गर्म मौसम है। लेकिन सैम इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता। सैम ब्रिग्स के पास जाता है उसे बताने के लिए कि मेसन ने नियम तोड़े हैं। ब्रिग्स इस बात से खुश नहीं होता, लेकिन उसके पास एक और ज्यादा अहम समस्या होती है। वे दोनों कम्युनिकेशंस रूम में जाते हैं जहां कूपर उन्हें बताता है कि उन्होंने कॉलोनी 5 से एक SOS लूप रिसीव किया है, लेकिन कॉलोनी 5 उनके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही। ब्रिग्स आधे घंटे में एक आपातकालीन मीटिंग बुलाता है और सैम विक्टर के पास जाता है जो जानवरों का इंचार्ज है। दुर्भाग्यवश विक्टर के पास भी बुरी खबर होती है। नए पैदा हुए खरगोशों के बच्चों ने अपनी जान दे दी है और बची हुई 12 खरगोशों में सिर्फ एक फीमेल है और बाकी खरगोश उससे मेट करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच ब्रिग्स मेसन के पास जाता है उसे सजा देने के लिए, लेकिन मेसन अपने फैसले का बचाव करता है, कहता है कि वॉकर्स वापस आएंगे और उनका खाना ले लेंगे। उसके बाद सैम अपनी गर्लफ्रेंड काई के पास जाता है जो उसके लिए खरगोशों के लिए कुछ दवाइयां लेकर आई होती है और अपने काम के बारे में बात करती है। उसका मानना है कि क्लाइमेट मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी मौजूद है जो बर्फ के नीचे कहीं दबी हुई है, इसलिए वह अपने रडार के जरिए उसे ढूंढती रहेगी और उम्मीद नहीं छोड़ेगी। कुछ देर बाद सर्वाइवर मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। डेक्स्टर अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि वह खांसी न करे और जब सैम वहां से गुजरता है उसे एहसास होता है कि वे दोनों ठीक नहीं हैं, तो वह उन्हें उनके कमरे में जाने को कहता है, लेकिन डेक्स्टर जिद करता है कि वे ठीक हैं। इसी मौके पर ब्रिग्स एंटर करता है और सबको कॉलोनी 5 की स्थिति के बारे में जानकारी देता है और घोषणा करता है कि वह एक टीम लीड करेगा कॉलोनी 5 को चेक करने के लिए। मेसन विरोध करता है, कहता है कि इस मुश्किल समय में उन्हें संसाधन या लोग बर्बाद नहीं करने चाहिए, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर ब्रिग्स डेक्स्टर को टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए सैम ऑफर करता है कि वो उसकी जगह लेगा। कहता है कि डेक्स्टर को टर्बन्स के साथ रहना चाहिए। ग्रेडन भी वॉलंटियर करता है, अपने पिता विक्टर के विरोध को नजरअंदाज करते हुए। टीम पूरी होने के बाद ब्रिग्स काई को इंचार्ज छोड़ता है जब तक वे वापस नहीं आते। अचानक डेक्स्टर की पत्नी छींक देती है और लोग अपने चेहरे ढकते हुए उससे दूर हटने लगते हैं। कपल को तुरंत क्वारंटीन में डाल दिया जाता है और मेसन फिर से शिकायत करता है, कहता है कि उन्हें टेस्ट करना चाहिए और यह भी कहता है कि काई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बन सकती। ब्रिग्स उससे असहमत होता है और कहता है कि वह वापस आने के बाद ही बीमार कपल के बारे में कोई फैसला लेगा। अगले सीन में एक लड़का तेज स्नो स्टॉर्म के बीच चल रहा होता है जब तक वो हैरानी से अपनी मां को जमीन पर मरा हुआ नहीं पाता। इसी पल सैम उठ जाता है। पता चलता है कि ये उसका नाइटमेयर था, अपनी मां की मौत के बारे में। काई उसे सांत्वना देती है और याद दिलाती है कि ये उसकी गलती नहीं थी। अगले दिन टीम अपने मिशन पर निकल पड़ती है, जिसका मतलब है कि उन्हें जमा देने वाली बर्फ और हवा को सहते हुए काफी दूर तक चलना पड़ेगा। एक अबेंडेंट सिटी को पार करने के बाद वे एक पुरानी क्लाइमेट मॉडिफिकेशन मशीन देखते हैं
लेकिन दुर्भाग्य से वह काम नहीं कर रही होती। कुछ देर बाद वे एक ब्रिज तक पहुंचते हैं और सावधानी पूर्वक उसे पार करते हैं, जो आसान नहीं होता क्योंकि ब्रिज सालों के डैमेज की वजह से कमजोर हो चुका होता है। वे गैप्स के चारों ओर चलते हैं और ब्रिग्स लगभग गिर जाता है जब ब्रिज उसके पैर के नीचे से टूट जाता है, लेकिन वह समय पर पीछे हट जाता है। ब्रिज के अंत में वे एक कार पाते हैं जिसके पास एक मृत व्यक्ति पड़ा होता है और उसके हाथ में एक गन होती है। जब वो कार के अंदर देखते हैं तो एक पूरी फैमिली को मृत पाते हैं और ये समझते हैं कि उस आदमी ने पहले उन्हें मार दिया और फिर खुदकुशी कर ली। बर्फ में लंबी वॉक के बाद वो लोग एक क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर ढूंढते हैं और उसे रात के लिए शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन वो आखिरकार कॉलोनी 5 पहुंच जाते हैं और मेन एंट्रेंस के बाहर खून देखकर हैरान रह जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें धुएं की गंध भी आती है। तीनों सीढ़ियों से नीचे जाते हैं और भी ज्यादा खून पाते हैं और ये रिवील होता है कि ये वही हॉलवे है जो शुरुआत में दिखाया गया था। कॉलोनी में लगभग 50 लोग होने चाहिए थे, इसलिए ये बात और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाती है कि उन्हें वेलकम करने के लिए कोई नहीं है। ब्रिग्स ग्रेडन को एक गन देता है ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो खुद को बचा सके। तीनों एक्सप्लोर करते रहते हैं। हर हॉलवे के फ्लोर पर खून और तबाह कमरे मिलते हैं। वो लगभग ये मानने वाले होते हैं कि सब लोग मर चुके हैं। तभी अचानक एक आवाज लॉक्ड रूम से सुनाई देती है। सैम चाबी उठाता है और दरवाजा खोलता है और उन्हें एक आदमी फ्लोर पर पड़ा मिलता है। धीरे धीरे वो उसके पास पहुंचते हैं और अचानक लेलैंड उन पर चिल्लाने लगता है और रहम की भीख मांगता है। तीनों उसे वादा करते हैं कि वो फ्रेंड्स हैं और लेलैंड उनसे कहता है कि वो दरवाजा फिर से बंद कर दें। उसके बाद वो थोड़ा सा खाना और पानी स्वीकार करता है। लेलैंड बताता है कि वो यहाँ कई दिनों से फंसा हुआ है और उसे नहीं पता कि कोई और जिंदा है या नहीं। इसके साथ ही वो एक्सप्लेन करता है कि कुछ दिन पहले उनकी कॉलोनी ने अपनी एंटीना फिक्स की थी और एक मैसेज रिसीव किया था जो अब वो तीनों को दिखाता है। स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई देता है जो एक ऐसे एरिया में होता है जहां बर्फ नहीं है। वो एक्सप्लेन करता है कि उनके ग्रुप ने एक क्लाइमेट मॉडिफिकेशन मशीन फिक्स की है और सक्सेसफुली बर्फ को पिघला दिया है। वो कहता है कि अब उनके पास उपजाऊ मिट्टी तक एक्सेस है। अब उन्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, बीच। दुर्भाग्यवश ट्रांसमिशन बीच में ही रुक जाता है और वो सिर्फ लोकेशन का आधा हिस्सा ही सुन पाते हैं। लेलैंड उन्हें बताता है कि उसने ट्रांसमिशन को एनालाइज किया और एक टीम को गर्म इलाका खोजने के लिए भेजा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। उस टीम के साथ कुछ खतरनाक हुआ जो उन्हें फॉलो करता हुआ कॉलोनी तक आ गया। सैम लेलैंड से कहता है कि वो मैप पर लोकेशन मार्क करे। फिर ब्रिग्स उससे कहता है कि वो उसे अपने साथ वापस ले जाएंगे, लेकिन लेलैंड बाहर जाने से इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि वो रिवील करता है कि वो सिर्फ आवाजें नहीं थीं जो उन तीनों ने सुनी थीं। वो लोग रूम से जितनी सप्लाईज कलेक्ट कर सकते हैं करते हैं और अपनी कॉलोनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। आखिरकार वो लेलैंड को साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और लेलैंड इतना डरा हुआ होता है कि वो वापस रूम के अंदर भाग जाता है। वो तीनों बिना उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आउटपोस्ट के अंदर और गहराई में जाते हैं, उन्हें और भी ज्यादा अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। आखिरकार वो टॉर्च की रोशनी देखते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं, सिर्फ एक डिस्टर्बिंग सीन देखने के लिए। कॉलोनिस्ट्स की डेड बॉडीज के बीच एक आदमी एक बॉडी को काट रहा होता है और दूसरे लोग इंसानी बॉडीज को खा रहे होते हैं। अचानक बुचर उन्हें महसूस करता है और उन पर हमला करने के लिए मुड़ता है, लेकिन सैम उसे पहले ही शूट कर देता है। उसे शूट करने की वजह से बाकी लोग उठने लगते हैं और उनका लीडर चिल्लाता है और उनके पीछे पड़ जाता है। सैम लीडर के कान पर गोली मारता है, लेकिन वो गोश्तखोर बहुत ज्यादा होते हैं। तभी ब्रिग्स एक डायनामाइट की स्टिक फेंकता है उन्हें धीमा करने के लिए। ग्रेडन गलती से ग्रुप से अलग हो जाता है, लेकिन कैनिबल्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। ब्रिग्स और सैम आखिरकार वहां पहुंचते हैं और हमलावरों से लड़ाई करते हैं। एक एक करके उन्हें मारते हैं जब तक कि वो सभी मर नहीं जाते। दुर्भाग्यवश जब वो ग्रेडन को चेक करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ग्रेडन भी मर चुका होता है। उनके पास अफसोस करने का वक्त भी नहीं था। ब्रिग्स और सैम को भागना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त सैम एक और कैनिबल को शूट करता है। तब ब्रिग्स सीढ़ियों को तोड़ देता है ताकि कैनिबल्स उनका पीछा न कर पाएं। लेकिन दुर्भाग्यवश एक कैनिबल पहले से ही वहां होता है। ब्रिग्स उससे लड़ाई करता है और काफी मशक्कत के बाद उसे गोली मारने में सफल हो जाता है। बाकी कैनिबल्स भी वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि ब्रिग्स ने क्या किया। उनका लीडर गुस्से में चिल्लाता है। जैसे ही दोनों वहां से निकलते हैं, ब्रिग्स एंट्रेंस पर डायनामाइट फेंकता है ताकि टॉवर नष्ट हो जाए और कॉलोनी सील हो जाए। वो बर्फ के नीचे कुछ वक्त तक चलते हैं और जब उन्हें हेलीकॉप्टर वापस मिलता है, ब्रिग्स तय करता है कि वो रात वहीं बिताएंगे,
क्योंकि तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। वो कैनिबल्स के बारे में चर्चा करते हैं और ब्रिग्स कहता है कि लोग सर्वाइवल के लिए बहुत भयानक चीजें करते हैं। फिर वो अपनी आर्मी की एक कहानी शेयर करता है। राहत के दौरान 20,000 लोगों को एक स्टेडियम में इकट्ठा किया गया था। सोल्जर्स खाना वितरित करते थे और डॉक्टर्स बीमार लोगों का इलाज करते थे। लेकिन जब खाना खत्म हो गया तो हथियारबंद लोग निहत्थे लोगों से चीजें छीनने लगे। जल्दी ही लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर उच्च अधिकारी यह तय करने लगे कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। मेसन भी उस समय ब्रिग्स के स्क्वाड का हिस्सा था और दोनों ने उस शेल्टर को छोड़ दिया एक ऐसी जगह की तलाश में जहां ऐसी समस्याएं दोबारा न हो। अगली सुबह दोनों को पता चलता है कि कैनिबल्स उनके ट्रैक्स को फॉलो कर रहे हैं और अब वो उनके बहुत करीब आ रहे हैं। सैम को डर लगता है कि वो कॉलोनी तक उनका पीछा करेंगे, लेकिन ब्रिग्स के पास उन्हें रोकने का एक प्लान है। वो दोनों ब्रिज को जितनी तेजी से हो सके पार करने के लिए दौड़ते हैं और एक मुश्किल छलांग लगाकर ब्रिज को जल्दी से क्रॉस कर लेते हैं। फिर वो गैप के पास एक जलती हुई डायनामाइट रख देते हैं और कुछ टूटे हुए प्लेट्स के पीछे छुप जाते हैं। दुर्भाग्यवश हवा फ्यूज को बुझा देती है और जब सैम वापस उसे लाइट करने के लिए जाता है, ब्रिग्स उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और खुद आगे बढ़ता है। हवा के कारण लाइटर चलाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन ब्रिग्स बार बार कोशिश करता रहता है जब तक कि कुछ कैनिबल्स छलांग लगाने की कोशिश में गैप में गिर नहीं जाते। आखिरकार ब्रिग्स फ्यूज को लाइट कर लेता है। फिर वो जानबूझकर कैनिबल्स के करीब जाकर उनसे लड़ाई करता है ताकि वो और करीब आ जाएं। और अचानक डायनामाइट उसके हाथ में ही फट जाता है। धमाका ब्रिग्स को मार देता है और ब्रिज के बीच का हिस्सा गिरा देता है, जिससे उस पर क्रॉस करना नामुमकिन हो जाता है। अब सैम देखता है कि कुछ कैनिबल्स, जिसमें उनका लीडर भी शामिल है, जिंदा बच गए हैं। ये देखकर सैम फिर से भागना शुरू कर देता है। इसी बीच आउटपोस्ट में मेसन ने डेक्स्टर और उसकी पत्नी को बाहर ले जाकर उनकी रहम की रिक्वेस्ट्स को नजरअंदाज कर दिया है। मेसन डेक्स्टर की पत्नी को शूट कर देता है, लेकिन जैसे ही वो डेक्स्टर को शूट करने जाता है, काई बाहर आ जाती है और मेसन को धमकाती है कि अगर वो नहीं रुका तो वो उसे गोली मार देगी। वहां एक बहस शुरू हो जाती है कि कॉलोनी को कैसे लीड किया जाना चाहिए, लेकिन उसी वक्त वो सैम की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। डेक्स्टर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर भाग जाता है और काई सैम को चेक करने के लिए दौड़ती है, जो ठंड के कारण बेहोश हो चुका होता है। मेसन भी वहां आता है और काई को नॉकआउट कर देता है। कुछ समय बाद सैम आउटपोस्ट के अंदर उठता है और विक्टर को उसके बेटे की मौत की बुरी खबर देनी पड़ती है। अचानक मेसन आता है और सैम को बेड से हथकड़ी में जकड़ देता है, यह कहते हुए कि कमांड बदल गई है और सर्वाइवल के नाम पर नए नियम लागू किए जाएंगे। राशन आधा कर दिया जाएगा, जो भी बीमारी के लक्षण दिखाएगा उसका तुरंत टेस्ट होगा और जो काम करने से मना करेगा वह नहीं खाएगा। सैम मेसन को कॉलोनी 5 के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बताता है और जोर देता है कि उन्हें यहां से निकलना होगा क्योंकि कैनिबल्स उनका पीछा कर सकते हैं। वह मेसन को उस वार्म प्लेस के बारे में भी बताता है जो उसने वीडियो में देखा था, लेकिन मेसन उसकी बात नहीं मानता और कमरे से निकल जाता है। बाकी सभी को अपने साथ ले जाता है। जाते वक्त एक छोटा लड़का चोरी छुप के सैम के पास आता है और उसकी हथकड़ी की चाबियां उसे दे जाता है। बाहर मेसन और विक्टर संभावित इन्वेडर्स के लिए निगरानी पर होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता। विक्टर ये बात सामने रखता है कि सैम वो इंसान नहीं है जो झूठ बोले, इसीलिए उन्हें किसी भी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। वे सिक्योरिटी कैमरे इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी एक और कॉलोनिस्ट आकर सूचना देता है कि सैम भाग गया है। इधर हम सैम को देखते हैं जो काई को ढूंढता है और उसे एक दूसरे कमरे में बंधा हुआ पाता है। वह उसे जल्दी से आजाद करता है और उसके कंप्यूटर का उपयोग करके मैसेज की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। पहले तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन इधर उधर सर्च करने के बाद रडार आखिरकार एक वार्म एरिया डिटेक्ट कर लेता है, जो ये कंफर्म करता है कि बर्फ के बिना एक जगह मौजूद है। सैम और काय अपने बैकपैक्स में जितने बीज उठा सकते हैं उठा लेते हैं और सभी को चेतावनी देने के लिए भागते हैं, लेकिन मेसन और उसके लोग उन्हें रास्ते में रोक लेते हैं और याद दिलाते हैं कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। अचानक बाहर से एक जोर का शोर आता है। ग्रुप तुरंत सिक्योरिटी कैमरे चेक करने के लिए दौड़ता है। वे कैमरों में देखते हैं कि कैनिबल्स दरवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनका लीडर डेक्स्टर का सिर उठाकर धमकी देता है और फिर कैमरा तोड़ देता है। अब आखिरकार सैम की बात मानते हुए मेसन तुरंत ऑन ऑर्डर्स देता है। जो भी शूट कर सकता है उसे हथियार मिलनी चाहिए और बाकी लोग सेफ रूम में छुप जाएंगे। कूपर सभी कॉलोनिस्ट्स को सेफ रूम में गाइड करता है और दरवाजा सिक्योर कर देता है, जबकि आर्म्ड ग्रुप हॉलवे में भागता है, दरवाजे के नीचे गिरने का इंतजार करते हुए। एक पल के लिए लाइट्स चली जाती हैं और जब वापस आती है दरवाजा खुल जाता है, लेकिन कोई अंदर नहीं आता। अब आवाजें शेल्टर के अंदर से सुनाई देने लगती हैं
और अचानक एक कैनिबल डक्ट से बाहर निकलता है, सीधे कूपर के सामने। कूपर खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन कैनिबल उसे टैकल कर देता है और सेफ रूम की तरफ दौड़ता है। लेकिन कॉलोनिस्ट्स तुरंत उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। एक दूसरे हॉलवे में एक छोटी सी लड़की शेल्टर ढूंढ रही होती है, लेकिन एक कैनिबल उसे ढूंढ लेता है और मार देता है। आर्म्ड ग्रुप को एहसास होता है कि कैनिबल्स डक्ट्स के जरिए अंदर घुस आए हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि दुश्मन उन्हें भी मिल जाते हैं। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों साइड्स के लोग मरते हैं, लेकिन चाहे जितने भी कैनिबल्स वे मार दें, और ज्यादा आते जा रहे हैं। सैम और काई भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन विक्टर इतना थक चुका होता है कि वह लीडर का सामना कर लेता है। वह अच्छी फाइट देता है, लेकिन दुर्भाग्य से लीडर उसे मार देता है। इसी बीच मेसन, जो पहले से घायल होता है, एक सेफ रूम की तरफ भागता है जहां कुछ सर्वाइवर्स छुपे होते हैं जो सेफ रूम तक नहीं पहुंच पाए थे। सैम और काई अंदर नहीं आ पाते। तभी एक कैनिबल वहां आ रहा होता है, तो एक कॉलोनिस्ट मेसन को टैकल कर लेता है ताकि सैम और काई अंदर आ सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कैनिबल भी उनके साथ अंदर घुस जाता है। काई तुरंत उसे मार देती है और दोनों जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता क्योंकि बाकी कैनिबल्स आ जाते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। सैम तुरंत सोचता है और एक डक्ट खोलकर सबको कहता है कि उसका पीछा करें। मेसन विरोध करता है, कहकर कि वो सिर्फ ठंड से जम जाएंगे और उन्हें बस दुश्मन को अंदर रखना चाहिए। लेकिन बाकी सब उसे नजरअंदाज करते हैं और डक्ट से निकल जाते हैं और सैम मेसन को एक हथियार देकर छोड़ देता है। कुछ ही सेकंड्स में कैनिबल्स दरवाजा तोड़ देते हैं और मेसन का पीछा करते हैं। मेसन गैस टैंक को मारकर एक बड़ा धमाका कर देता है। सारे कैनिबल्स मारे जाते हैं, बस लीडर बच जाता है जो समय पर डक्ट में छुप जाता है। जल्द ही लीडर सैम तक पहुंचता है और दोनों डक्ट के अंदर लड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी टकरार से डक्ट टूट जाता है और दोनों एनिमल रूम में गिर जाते हैं। लड़ाई जारी रहती है, जहां सैम जो कुछ भी उसे मिलता है उससे कैनिबल पर वार करता है, लेकिन वो आदमी आसानी से सैम को ओवरपावर कर लेता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। कैनिबल सैम को जमीन पर डालकर घसीटता है। तभी सैम को एक गिरती हुई छुरी दिखती है, जिसे वो अपने प्रतिद्वंद्वी के पैर में घोंप देता है, जिससे उसे चोट पहुंचती है। कैनिबल अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सैम उसे ओवरपावर कर लेता है और उसके चेहरे पर आक्रामक रूप से वार करने लगता है, फिर उसका सिर काट देता है। उसके बाद सैम निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हॉलवे को आग से भरा हुआ पाता है। बाहर काई और बाकी सर्वाइवर्स डक्ट से निकलकर अपने घर को जलते हुए देख रहे होते हैं। उस वक्त सैम भी डक्ट से निकलकर उन्हें बताता है कि उन्हें मैसेज में जो गर्म जगह का जिक्र था वहां जाना जरूरी है। पूरा ग्रुप बर्फ में चलना शुरू कर देता है, ये उम्मीद करते हुए कि जल्दी ही उन्हें एक नया घर मिल जाएगा।